सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं आरंभ बैच। तो आरंभ बैच जो है आप सभी के लिए सीटीक्यू के फॉर्मेट में चल रही है और इस पर बैक टू बैक रेगुलरली हम लोग क्वेश्चंस जो हैं वो बना रहे हैं। तो आई होप आप लोग डेली का सेशन जो है उसको फॉलो कर रहे होंगे एकदम मस्त तरीके से। और अभी वीक नंबर 2 जो है वो ऑन गोइंग है और इस सेकेंड वीक के अंदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उस पर भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ। इलेक्ट्रिकल मशीन 18 दिसंबर से 23 दिसंबर के सभी सेशंस पर इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट शुरू होगा पावर सिस्टम। ठीक है, तो ये सेशन अभी आप जो देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है क्योंकि आज का दिन जो है वो वेडनेसडे है। थर्सडे के ऑनवर्ड्स क्लासेस आपके लिए लाइव शुरू हो जाएंगी फॉर फ्रॉम 6 PM। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर आप इस समय पर देख रहे हैं। अब आज का सेशन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। 20 दिसंबर का ये सेशन अभी आप देख रहे हैं, डे 9 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले BEE का लेक्चर जो है आपने देखा था क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आज का जो सेशन का टॉपिक है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आज हम इंडक्शन मशीन्स के क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। ठीक, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि थ्योरी भी रहेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेगा, कंसेप्ट बेस्ड एकदम बढ़िया से, और मस्त तरीके से आप लोग इसका आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने मैं लेकर के आता हूँ। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लिखा हुआ है, व्हेन द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज हाफ्ड। अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के आधे कर दिए जाएं तो क्या होगा। वोल्टेज को भी हाफ कर दिया और फ्रीक्वेंसी को भी हाफ कर दिया। ठीक है, उस कंडीशन में तो पहला ऑप्शन बोलता है कि एयर गैप की फ्लक्स भी आधी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन बोलता है स्लिप एट द रेटेड टॉर्क इंक्रीजेस ग्रेटली। स्लिप जो होगा रेटेड टॉर्क पर जो है वो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि द मैक्सिमम टॉर्क जो है दैट विल बिकम हाफ। एंड लास्ट ऑप्शन से कि मैक्सिमम टॉर्क रिमेन्स द सेम। देखिए, मैक्सिमम टॉर्क की जो बात कर रहा है ना, इसी से यहीं से एक ऑप्शन पकड़ में आता है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन के हिसाब से पूछ रहा है। वैसे तो आप इसको इसके न्यूमेरिकल के फॉर्म में या डेरिवेशन के फॉर्म से भी देख के बना सकते हो, बट वहाँ पे ना जाओ तो ग्राफिकली भी मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ। इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको ध्यान में होगा तो उससे रिलेट करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं बताता हूँ। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर आप इस कंडीशन पर देखेंगे ना, ये देखिए टॉर्क टू स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टॉर्क और यहाँ पर लिख लेते हैं स्पीड। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क वेरी करती रहती है। स्टार्टिंग टॉर्क वेरी करती है भले, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क में कोई वेरिएशन नहीं होता। ये देखिए इसकी जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे बनती है। ये जो ग्राफ है ये ऑलमोस्ट कुछ ऐसी बनती है। देखिए एक सेकेंड, इस तरीके से बनती है ग्राफ्स। और फिर यहाँ से फिर ये कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग टॉर्क की तो उसमें आप देखिए ये सब वेरिएशन आपको दिखेगा। स्टार्टिंग टॉर्क में ये सब वेरिएशन जो है वो दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क की ना, टाउ मैक्स, देखिए सब बराबर दिखाई देगी आपको। तो इसकी स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक से ही आधा काम तो आपका बन जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो फिर उसके टॉर्क एक्सप्रेशन आप बता सकते हैं कि इस वाले फॉर्म में बता सकते हैं कि 3 × 60/2 पाई NS, फिर मल्टीप्लाइड विथ S टाइम्स ऑफ E का स्क्वायर या V स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर प्लस S टाइम्स ऑफ X का स्क्वायर। X यानी कि वही X2 की बात होती है स्टैंड स्टिल वाले की। तो उस हिसाब से आप चाहें तो इसको बता सकते हैं। X2 मतलब सॉरी स्टैंड स्टिल बोल रहा हूँ मैं, रोटर रिएक्टेंस की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप इसका जो आउटपुट है वो क्रिएट करके बता सकते हैं कि भाई टॉर्क का क्या सीन है, कि मैक्सिमम टॉर्क में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, बट इसकी जरूरत नहीं, अगर ग्राफ आपको क्लियर है इतने से ही काम बन जाएगा। देखिए मैक्सिमम में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है यहाँ पे ना, टाउ मैक्स सेम है। भले इसकी स्टार्टिंग टॉर्क पर वेरिएशन हो रहा है, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क पे भले यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है। क्वेश्चन कहाँ चला गया, आ गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दिस शुड बी ऑप्शन डी, कि मैक्सिमम टॉर्क रिमेन सेम, नो चेंज इन द मैक्सिमम टॉर्क। चलिए बढ़िया, अगला सवाल लेते हैं। डायरेक्ट अच्छा सा सीधा सीधा क्वेश्चन था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लिखा हुआ है अ थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फेड फ्रॉम द रोटर साइड विद द स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड। रोटर साइड से फेड कर रहे हैं और स्टेटर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट रखे हैं। ठीक, इतना सिनेरियो क्लियर हो गया माइंड में। बोलता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द शॉर्ट सर्किटेड स्टेटर इज। अब शॉर्ट सर्किटेड स्टेटर पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट है वो क्या होगा।
तो वो पहला ऑप्शन बोलता है कि स्लिप फ्रीक्वेंसी होगा, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि वो पूरा सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा, थर्ड ऑप्शन सेज कि वो फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द रोटर स्पीड होगा या फिर वो जीरो हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, रिलेटिव स्पीड अगर हम चेक करें यहाँ पर, अगर हम एक रिलेटिव स्पीड की बात करें ना, किसके किसके बीच का, तो रोटर के मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके बीच का रिलेटिव स्पीड, रोटर मैग्नेटिक फील्ड रोटर का मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेटर के जो वायर्स हैं, मतलब स्टेटर के जो कंडक्टर्स हैं, एंड स्टेटर कंडक्टर्स, इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज द स्लिप स्पीड। और अगर वो स्लिप स्पीड को इंडिकेट कर रहा है तो ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी भी वहां पर होगी वो भी स्लिप फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो वहां पर देखिए क्या होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा ना, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट विल आल्सो बी द स्लिप फ्रीक्वेंसी। वही कंडीशन आपको दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट फ्लोइंग इन द शॉर्ट सर्किटेड स्टेटर, वो भी उसको हम लोग स्लिप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखता है द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई with corresponding reduction in the applied voltage, with the corresponding reduction in applied voltage on the three phase induction motor। तो पहला ऑप्शन बोलता है हैज नो इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्टिंग करंट, कि भाई उससे मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्टिंग करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि इज टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्टिंग करंट। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि इज टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्टिंग करंट। एंड लास्ट ऑप्शन सेज कि ऑल ऑफ द अबव। क्या रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई विथ करस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन द अप्लाइड वोल्टेज, कि अप्लाइड वोल्टेज के रिडक्शन के साथ साथ हम फ्रीक्वेंसी की रिडक्शन के फॉर्म में बोल रहे हैं। ठीक है, विद करस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन द अप्लाइड वोल्टेज ऑन द थ्री फेज आई एम। तो भाई देखिए, इसका आंसर वैसे तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि थ्री फेज आई एम के केस में आई जो होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ। ये अगर कांस्टेंट है, v बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, तो आई का कुछ नहीं होने वाला है, आई भी कांस्टेंट है। तो ये तो सीधा सीधा रिलेशन है, इसी से आप बता सकते हो, बट चलो मैं आपको पूरा एक्सप्रेशन के फॉर्म में बताता हूँ। ऐसे बता दूंगा तो एकदम शॉर्टकट हो जाएगा, ज़्यादा ही शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करंट की बात करते हैं। आई का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं एस टाइम्स ऑफ वी अपॉन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, एस टाइम्स ऑफ एक्स टू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एस टाइम्स स्लिप टाइम्स ऑफ एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आई का हम लोग एक्सप्रेशन बताते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की करंट का एक्सप्रेशन जो है इसी तरीके से लिखते हैं हम लोग। ठीक, इतना एम्पियर्स के फॉर्म में ये डेटा जो है एक्सप्रेस हो जाता है। अब अगर सपोज कर लीजिए स्टार्टिंग के टाइम की बात कर रहा है ना यहाँ पे, स्टार्टिंग के समय क्या होता है हमारे पास, भाई स्टार्टिंग के समय एस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, दिस इज इक्वल टू 1। और आर का क्या होता है, ये नेग्लिजिबल हो जाता है, आर इज नेग्लिजिबल। ठीक है, आर इज नेग्लिजिबल, तो आप लिखोगे आई इज इक्वल्स टू वी बाई एक्स, या आई प्रोपोर्शनल टू वी बाई एक्स। अच्छा, एक्स का क्या लिखोगे आप, एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा एल दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो 2 पाई एफ एल के फॉर्म में आप लिख रहे हो, मतलब इसको मैं अगर 2 पाई और एल को कांस्टेंट लेता हूँ तो मैं फिर से लिखूंगा आई इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ। अब बोलिए, अब ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको कि मैं क्यों ऐसे लिख रहा था पहले भी वहाँ पे। तो इस रिस्पेक्ट में जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ पे वी बाई एफ रेशियो तो कांस्टेंट है। अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो आई का क्या होगा, आई में भी कुछ नहीं चेंज होगा, इट विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। तो जो पहला ऑप्शन बोलता है कि इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्टिंग करंट, दिस ऑप्शन हैज़ टू बी राइट, ये एकदम सही ऑप्शन इसका होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी जल्दी से बनाते हैं। ओके, लगता है कि अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ न्यूमेरिकल टाइप का सवाल आ गया। लिखता है स्टेटर ऑफ अ 3 फेज 4 पोल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रेटेड फॉर 1450 आरपीएम एट 50 हर्ट्ज is rewound to have 6 poles without any change made on the rotor. So this motor would then run at a same speed with higher torque rating, operate with a speed slightly below 1000 rpm at 50 hertz, fail to develop any torque या operate with a speed slightly above the ND 1800 rpm at 50 hertz। चलिए देखते हैं, स्टेटर ऑफ अ 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर। नंबर ऑफ पोल्स कितने दिए हुए हैं आपको, नंबर ऑफ पोल्स इज 4, कितनी स्पीड पर घूम रहा है ये,
स्क्विरल केज IM जो है ये 1450 RPM पे घूम रहा है, 1450 RPM, ठीक है, इस स्पीड पर ये घूम रहा है, ठीक है। और 50 हर्ट्ज पर है, ओके बढ़िया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है आपको 50 हर्ट्ज दी हुई है। देखते हैं कि ये अपने सिंक्रोनस स्पीड पर घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, इसका एक्चुअल में सिंक्रोनस स्पीड होना कितना चाहिए, ठीक है। अभी NR के फॉर्म में आप देख सकते हो, इसको सिंक्रोनस के फॉर्म में देखेंगे आप। अच्छा, अब इसको दोबारा वाइंडिंग की, अब ये 6 पोल का हो गया है और कोई चेंज नहीं किया इसके रोटर में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट केस में इसकी नंबर ऑफ पोल घट के बढ़ के 6 हो चुकी है। बाकी एन वेन का अपन देख लेंगे, और फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम ही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज ही है, 50 हर्ट्ज ही है, ठीक। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, और कोई डेटा तो नहीं दिया हुआ है ना यहाँ से। 4 पोल दिया हुआ है, अच्छा 4 पोल भी है, पी की वैल्यू यहाँ पे भी 4 ही है। अब यहाँ से बदल के 6 हो गई थी। तो फॉर्मूला हमारे पास है NS इज इक्वल टू 120F/P। तो NS की वैल्यू, इसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होनी चाहिए, चलिए इसकी सिंक्रोनस स्पीड अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 120 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स 4। तो 4 3 12 0 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 1500 RPM। ये इसकी सिंक्रोनस स्पीड होनी चाहिए ना। तो ये तो अपनी NS से नीचे चल रहा है ना, अभी क्वेश्चन में बोलता है कि ये तो अभी केवल 1450 RPM पे चल रहा है, स्लाइटली नीचे चल रहा है अपनी सिंक्रोनस स्पीड से। तो इधर क्या हो जाएगा, दूसरे कंडीशन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आप लिखो 120F/P। इसकी NS निकाल लो, इससे नीचे चलेगा ये। तो इसकी NS की वैल्यू कितनी है 120, फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 है, इस बार नंबर ऑफ पोल बढ़ के 6 हो गया है। तो 6 2 12 0 2 5 10, दिस इज 1000। 1000 से नीचे चलेगा इसका स्पीड। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, यही तो करना था इसके अंदर। 1000 से नीचे चलेगा, 50 हर्ट्ज पे अगर ऑपरेट करेंगे पोल्स की संख्या को 4 से 6 करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर लग रहा है बी ऑप्शन होगा, ऑपरेट विद स्पीड स्लाइटली बिलो 1000 RPM एट 50 हर्ट्ज। हाँ जी, इसी कंडीशन पर ये मशीन जो है ये रन करेगी, ठीक है बढ़िया। ये कहाँ चला जा रहा है क्वेश्चन बार बार, ओके चलिए ठीक है, आप आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बन रहा है सभी से क्वेश्चन ना, मस्त तरीके से आंसर करते जाइएगा, ऑप्शन अपने माइंड में कॉपी में कहीं पे टिक करते जाइए ताकि आप रिलेट कर सकें कि यहाँ जो मैं बता रहा हूँ और आपका जो आंसर आ रहा है वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, मार्क्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और टाइमिंग का विशेष ध्यान देना ज़रूरी है कि आप टाइम पर बना लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5वें सवाल पे पहुँच गए, लिखता है 3 फेज़ का इंडक्शन मोटर 1500 RPM पे चलता है नो लोड पे, और 750 RPM पे चलेगा एट फुल लोड, जब उसको 60 हर्ट्ज 3 फेज़ लाइन से जोड़ते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स द मोटर हैज़। तो भाई देखिए 120F/P के हिसाब से मुझे इसको कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 120 इंटू 60 हर्ट्ज है ना, 60 डिवाइडेड बाई P की वैल्यू कितनी है नहीं दिया हुआ, अच्छा वही पूछा है। और इसकी जो RPM है नो लोड पर वो 1500 है। तो P की वैल्यू हो जाएगी 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1500, ये दोनों ज़ीरो कट गए, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, और 12 2 ज़ा हो गया 24 डिवाइडेड बाई 5, 5 ही बचा ना, ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40, 4.8 आ रहा है इसका आंसर। चलिए आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं यहाँ पे, होमवर्क। वैसे आज होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं, सारा चीज़ मैं ही सॉल्व करा रहा हूँ। तो एक होमवर्क ये देते हैं कि इसका आंसर जो है P की वैल्यू जो है 4.8 आ रही है। अब एकदम चालाकी से बताइएगा कि आप इस दोनों ऑप्शन में से किसको टिक करेंगे, B को टिक करेंगे या C को टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा रीज़न बताइएगा, कोई जिसको भी टिक करेंगे आप रीज़न बताइएगा, ठीक। ये मैंने इसका आंसर आपको बता दिया, P की वैल्यू 4.8 आ गई। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल लेते हैं अब यहाँ से, ओके ठीक है। लिखता है एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर रेंजेस बिटवीन। ये तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन आया, समझ लेते हैं क्वेश्चन को, आंसर करना इजी रहेगा। स्टेटर और रोटर फील्ड के बीच में जो एयर गैप रहता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे आपने रोटर ड्रॉ किया, यहाँ पे ऐसे स्टेटर ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज स्टेटर एंड दिस इज योर रोटर सेक्शन। अब इनके बीच में यहाँ पर एयर गैप है आपके पास, इन दो सेक्शन पर आपके पास है एयर गैप, है ना। इसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स रहती है 3 फेज IM के केस में। इसकी वैल्यू का रेंज मैं आपको तुरंत बता दूंगा, बट इसका कोरिलेशन समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से, कि अगर एयर गैप की वैल्यू को आप इंक्रीज कर दोगे, जो इसकी फिक्स्ड रेंज है उससे बढ़ा दोगे, तो और क्या आपको चेंज करना पड़ेगा पता है, मैग्नेटाइजेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, बढ़ जाएगी मतलब ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अब मैग्नेटाइज करने के लिए
पहले से ज़्यादा करंट चाहिए। तो अब इसके ऊपर भी एक ब्रांच्ड क्वेश्चन आता है। एक तो ये आपको डेटा पूछ लिया, किसका पूछ लिया, आपको एयर गैप का डेटा पूछा ना। ऐसे ही एक डेटा में क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटाइजेशन करंट जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होती है, उसका भी मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए मैग्नेटाइजेशन करंट जो है, मैग्नेटाइजेशन जो करंट है इज 30 से 35% ऑफ फुल लोड करंट, दैट इज इक्वल टू द नो लोड करंट एज वेल, बोल सकते हो आप इसको ऐसा। तो मैग्नेटाइजेशन करंट लगभग 30 से 35% ज़्यादा एज कंपेयर टू द फुल लोड करंट, ये नॉर्मली रिक्वायर्ड होती है आपको। जब यहाँ पे एयर गैप को आप इंक्रीज करोगे तो बेसिकली क्या कर रहे हो, आप रिलक्टेंस बढ़ा रहे हो सर्किट का, और रिलक्टेंस जो है करंट के इन्वर्स प्रोपोर्शन पे चला जाएगा। अगर आप एमएफ की इक्वेशन से पढ़े हो तो भैया आप पढ़ते हैं ना कि फाई एस इज इक्वल्स टू एन आई, तो रिलक्टेंस जो है वो इन्वर्स रिलेशन पे चला जाएगा, रिलक्टेंस जो है वो उल्टे रिलेशन पे चला जाएगा ना एमएफ के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ देखना जरूरी है। अगर रिलक्टेंस आप इंक्रीज कर दोगे तो मैग्नेटाइजेशन करंट आपको फिर बढ़ाना पड़ेगा, मैग्नेटाइजेशन करंट के वाइज बोलोगे तो वो भी इंक्रीज होगा, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, रिलक्टेंस अगर बढ़ा दोगे तो एयर गैप बढ़ाया तो मतलब रिलक्टेंस बढ़ाया, रिलक्टेंस बढ़ाया तो ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन करना पड़ेगा आपको, तब जाके काम बनेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 0.4 mm टू 4 mm, इस रेंज के बीच में। ये जो एयर गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टेटर सेक्शन और ये रोटर सेक्शन के बीच का, उसको उतना ही रखा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रखा जाता है। उससे ज़्यादा बढ़ाए तो मैग्नेटाइजेशन करंट और लॉसेस का फैक्टर जो है वो बढ़ेगा, ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग जरा। तो आईएम के केस में 7वें सवाल पे हम लोग पहुंच गए। लिखता है कि टिपिकल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर विल हैव डैश स्टार्टिंग टॉर्क विथ डैश स्टार्टिंग करंट व्हेन स्टार्टेड डायरेक्ट ऑनलाइन। डायरेक्ट ऑनलाइन कनेक्शन पे जब इसको चालू करते हैं तो स्टार्टिंग करंट लगभग 600% ज़्यादा लेता है वो। उसकी स्टार्टिंग करंट जो होती है ना वो ऑलमोस्ट 600% हाई रहती है, 600% ज़्यादा स्टार्टिंग करंट लेता है एज कंपेयर टू इट्स बेसिक जो कंडीशन उसकी रहती है उसकी तुलना में। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो सप्लाई लाइन पर सडन डिप क्रिएट कर देता है, जिससे बाकी के जो मशीन से, बाकी के जो सिस्टम्स लगे होंगे उस सप्लाई लाइन से, उन पे तुरंत के तुरंत असर दिखाई देता है हमको। तो ये एक ड्रॉबैक भी है और ये कंडीशन भी है इसकी। तो स्टार्टिंग टॉर्क पूछा ना आपको, इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो कितना रिक्वायर्ड रहता है, वो 130% स्टार्टिंग टॉर्क उसको रिक्वायर्ड रहता है, और 600% की स्टार्टिंग करंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है जब उसको डायरेक्ट ऑनलाइन कनेक्शन पे हम स्टार्ट करें। डेटाबेस क्वेश्चन था तो क्या क्या आना चाहिए, 130 और 600 आना चाहिए। 130 अच्छा उल्टा लिख दिया है, तो फिर डी ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पे। डी ऑप्शन जो है दिस शुड बी राइट कि 130% का स्टार्टिंग टॉर्क विथ 600% की स्टार्टिंग करंट। ठीक, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां सवाल लिखता है 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर है, रन एट अ स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम। द रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रोटर रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ डैश आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, देख के आंसर करना है नहीं तो फंस जाएंगे, कैलकुलेट करने बैठे तो फंसेंगे। एकदम मस्त से देख करके सॉल्व करिएगा। देखिए रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटर फील्ड, अगर रोटर फील्ड और स्टेटर कंडक्टर या स्टेटर फील्ड के बीच में अगर मैं बात करूं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड अगर आप देखो रोटर फील्ड और स्टेटर फील्ड के बीच में, तो वो सिंक्रोनस स्पीड होता है ना, और सिंक्रोनस स्पीड है तो इनके बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई रिलेटिव स्पीड नहीं होगा सर। इनके बीच का रिलेटिव स्पीड तो जीरो हो जाएगा फिर, इनके बीच का रिलेटिव स्पीड जो है वो तो जीरो हो जाएगा फिर। देखिए अगर स्टेटर और स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैं पूछता, तब फिर आप उसको एन एस के फॉर्म में लिख देते कि हाँ भाई तब इनका रिलेटिव स्पीड जो होता है वो एन एस के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, ठीक है, इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। या रोटर के फॉर्म में पूछता तो आप लिखते हैं यहाँ पे, या मान लो अगर मैं स्टेटर का रोटर के रिस्पेक्ट में पूछता तो एन एस इंटू, इसको आप किस फॉर्म में लिखते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, आप इसको लिखते हैं आप एन एस इंटू 1 - s के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, रोटर और स्टेटर के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको बताता तो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा है पता है, यहाँ पर आपको किस चीज़ के बारे में बोला है, रोटर और स्टेटर बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ रोटर और स्टेटर का फॉर्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या किया है, रोटर के मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर इन दोनों के बीच में पूछा है, तो इनके बीच जो होता है वो सिंक्रोनस कंडीशन हो जाता है, सिंक्रोनस स्पीड अटेन करता है। सिंक्रोनस स्पीड अटेन करेगा तो फिर कोई रिलेटिव स्पीड हुआ ही नहीं, फिर दोनों के दोनों बिल्कुल एकदम सिंक में चल रहे हैं ना, बोलते हैं हम लोग, तो उसके बीच का रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा दैट इज जीरो,
कोई कोई कैलकुलेशन नहीं लगेगा यहाँ पे, डायरेक्टली बी ऑप्शन सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल शुरू करते हैं भाई। चलिए, ये एक बढ़िया सा लॉजिकल सा क्वेश्चन है। लिखता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन इंडक्शन मोटर के रिगार्डिंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन बोलता है मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस। दूसरा ऑप्शन बोलता है स्टार्टिंग टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द रोटर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द रोटर रिएक्टेंस। ठीक। आखिरी स्टेटमेंट बोलता है कि टॉर्क इज वेरी सेंसिटिव टू एनी चेंज इन द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज में कुछ भी चेंज करोगे तो टॉर्क इतना सेंसिटिव है कि उसके में ज़्यादा बड़ा वेरिएशन आपको दिखेगा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। तीसरा वाला तो कैसे सही पॉइंट है, तो आप इसको लिखते हो ना कि टाउ इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2π/ns मल्टीप्लाइड विथ, याद है ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग लिखते थे अभी कुछ क्वेश्चन पहले भी हम लोग लिखे हुए थे, इनटू s टाइम्स ऑफ v स्क्वायर r अपॉन r का स्क्वायर प्लस s टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर, x या x2 का स्क्वायर जो है उस फॉर्म में आप इसको लिखते हो। ठीक है, r का स्क्वायर और इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हो तो s का स्क्वायर भी लिख लो आप यहाँ पे। ये इसका बेसिक एक्सप्रेशन बनता है। खैर हमको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, बाकी कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस एक चीज़ रिलेशन आपको दिखाना था कि टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर। इसी से मुझे लगता है कि तीसरा वाला डेटा जो है या तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है आपको तुरंत ही क्लियर हो जाएगा स्टेटमेंट को देख के। देखिए आपको बोलता है कि वेरी सेंसिटिव टू एनी चेंज इन द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो इसके ऊपर जो फर्क पड़ेगा उस चेंज के स्क्वायर वैल्यू के हिसाब से फर्क पड़ेगा। वो जितने का भी चेंज हो रहा है, मान लीजिए 2 वोल्ट का चेंज हुआ तो वो 2 का स्क्वायर यानी 4 के हिसाब से टॉर्क चेंज हो जाएगी। तो ये इसमें पहला डिफरेंस है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 3 वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे 3 लिखा है, बी पे भी लिखा है, सी पे भी लिखा है और डी पे भी लिखा है। अच्छा ठीक है भाई, बहुत सही। तो हम लोग एक काम करते हैं, बाकी के दोनों ऑप्शंस को भी थोड़ा एनालाइज करते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। ये वाला समझ गए आप, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब बोलता है मैक्सिमम टॉर्क जो है वो इंडिपेंडेंट है रोटर रेजिस्टेंस के। इस सिनारियो को चेक करें, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2π टाइम्स ऑफ ns इनटू। अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चेंज आता है ये जरा सोचिए, इस पॉइंट पर फॉर्मूले में क्या चेंज आता है यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले में ना आप लिखते हो v स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x2 का स्क्वायर। यहाँ r होगा ही नहीं, यहाँ r का एक्सप्रेशन जो है वो लिखोगे ही नहीं आप, क्यों? क्योंकि टाउ मैक्स की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो जो सिंक्रोनस स्पीड आप यहाँ पर देख रहे हो वो v हो गया आपका सप्लाई पोटेंशियल। ठीक, और x2 जो हो गया वो क्या चीज़ का है, x2 इज द स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड स्टिल जो है आपके मोटर का उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस जो है ना, x2 जो हो गया दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस किसका, रोटर का, हमारे रोटर का स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, इसकी बात कर रहा है। तो आर के ऊपर तो ये इसका कोई सीन ही नहीं है, व्हेन द रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू द रोटर रिएक्टेंस। ये 2 टाइम्स क्यों हुआ, अब आप समझ गए कि पिछले फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा था कि मैंने आर स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सीधे सीधे 2 टाइम्स ऑफ x2 बिकॉज r विल बिकम इक्वल टू दैट x2। तो ये इक्वल हो जाएगा दोनों। स्टार्टिंग टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द रोटर रेजिस्टेंस इक्वल्स द रोटर रिएक्टेंस, बिल्कुल बराबर हो जाना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है हमारा। दो स्टेटमेंट तो सही हो गए। कहाँ कहाँ पे 2 and 3 लिखा है, सी ऑप्शन पे और डी ऑप्शन पे। अब सी और डी में से ही एक राइट आंसर है, बस अगर पहला ऑप्शन चेक हो जाए, क्लियर हो जाए तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पे बोलता है द मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो मैक्सिमम टॉर्क का मैंने बता दिया ना आपको, मैक्सिमम टॉर्क का मैंने कंडीशन बता दिया ना कि रोटर रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट हो जाए, कि वो रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस, तो ये तो दोनों ही फॉर्म से मैच हो गए ना। एक को मैंने डिफाइन कर दिया, उससे दूसरा वाला तो अपने आप ही आ गया, उससे दूसरे वाले का आंसर तो अपने आप ही मिल गया हमको। ठीक है, आप वैसे भी आप देख सकते हो उसका कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम टॉर्क के समय स्लिप भी अगर आप देखोगे तो दिस इज गिवन एज R2/x2, इसी फॉर्म में तो इसको आप लिखते हो। और आप कंडीशन अगर देखो तो स्लिप की वैल्यू जो है ये 1 हो जाएगी स्टार्टिंग के समय।
तो स्टार्टिंग के समय अगर 1 हो गई तो ये दोनों तो फिर बराबर हो गए ना, तभी तो 1 हो रही है। x2 हो गए, दोनों कैंसिल आउट किए, 1 की वैल्यू मिल रही है आपको। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर स्लिप की वैल्यू 1 है उसको भी पुट करोगे तो आपको R2 बराबर x2 ही मिलेगा। तो मतलब किसी भी तरीके से डिराइव करो, आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही है। किसी भी फॉर्म में आप इसको डिराइव कर सकते हो, आपके तीनों स्टेटमेंट सही है जितना भी दिया हुआ है। तो 1 2 3 ऑल 3 ऑफ देम आर राइट, ये यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होगा, ये थर्ड वाली कंडीशन मैंने अभी, सेकंड वाली कंडीशन मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस होगा। वैसे मैंने जस्ट उसके पहले जो एक्सप्रेशन लिखा था टाउ मैक्स का, उसमें भी मैंने यही चीज़ को शो किया हुआ था, बस उसमें आर को हटा के मैंने डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ x2 का स्क्वायर लिख दिया था। तो ये बेसिक कंडीशंस होती है जो हमको पता होनी चाहिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बनाते हैं बढ़िया से। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखता है कि एन इंडक्शन मोटर, इन एन इंडक्शन मोटर सॉरी, इफ द रोटर इज लॉक्ड देन द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडक्शन मोटर विल बी। अब चलते चलते मान लीजिए रोटर लॉक हो गया अचानक से, ठीक है, ये मशीन बढ़िया से चल रही है, अब इसका ये रोटर सेक्शन जो है ये सडनली लॉक हो गया। अब आपको क्या पूछता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडक्शन मोटर, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्या? अच्छा चलिए, रोटर फ्रीक्वेंसी का सीन समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि रोटर अगर लॉक हो गया तो एनआर की वैल्यू कितनी हो गई। एनआर की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना फिर तो। एनएस और एनआर का कंपैरिजन अपन बनाते हैं, स्लिप के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाई एनएस, ये एक्सप्रेशन लिखते हैं ना। तो एनआर तो 0 हो गया ना, तो एस कितना हो जाएगा फिर, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, द वैल्यू ऑफ स्लिप विल बिकम इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा एस की वैल्यू अगर इतनी आ गई तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में देखिए हम लोग लिखते हैं एफ आर का एक्सप्रेशन एस टाइम्स ऑफ एफ, ऐसा लिखते हैं क्या। एफ एस जो है ये किसको शो कर रहा है, दिस इज शोइंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और एफ आर जो है किसको शो कर रहा है, रोटर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, और एस टाइम्स ऑफ एफ एस है, तो एस तो 1 हो गया, मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी विल बिकम इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्वेश्चन, तो विल बी इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यही दो फॉर्मूले काफ़ी थे इसको बताने के लिए, इससे ज़्यादा तो थ्योरी कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है इसके आगे, आपको खुद ही दिख गया यहाँ पर कि हो क्या रहा है सीन। बस ये 2 से 3 कंडीशंस के भीतर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुरंत, एकदम सिंपल लॉजिक से। तो जैसे ही आपको बोला ना रोटर लॉक हो गया, आप समझ गए एनआर की वैल्यू 0 है, आप स्लिप की कंडीशन निकाले, और स्लिप क्योंकि स्लिप के रिस्पेक्ट में आप दोनों फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर कर सकते हो, और डेटा आपको इन्हीं दोनों फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बोल रहा था कि यहाँ पे आपको रोटर फ्रीक्वेंसी बोला क्वेश्चन में, और ऑप्शंस में सब जगह सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कंपेयर किया है। तो आसान था समझना हमको कि हमको ये वाले फॉर्मूले के थ्रू बढ़ना है आगे। ठीक, तो इनके अंदर ना फॉर्मूले हमको एकदम बढ़िया से पता होना चाहिए, और किस कंडीशन पे क्या फॉर्मूला लगेगा वो चीज़ सोच पाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेशन को आज का शॉर्ट ही रखता हूँ, मैं यहीं पर एंड अप करता हूँ। आज का सेशन बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल सा रखा हुआ था। कल की क्लास जो है मोस्ट प्रोबेबली लाइव रहेगी, बट जो भी रहेगा अपडेट, हो सकता है कि अगर लाइव ना हो के रिकॉर्डेड हो तो भी मैं आपको टाइम टेबल जो सेंड करूँगा सुबह, उस टाइम टेबल में जरूर से इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर, जय हिंद।